ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन, आपकी होस्ट, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जैसे आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते नए नए ब्रांड्स के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी कामयाबी का सफर जानते हैं, उन ब्रांड्स को सक्सेसफुल बनाने वाले मार्केटर्स से। इसी तरह से आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे, ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसका नाम है निप्पॉन एक्सप्रेस। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निप्पॉन एक्सप्रेस के डेप्यूटी कंट्री हेड शेख हम्माद अमजद। सो आई एम श्योर आपने अब तक बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा, काफी डिफरेंट एक्सपोजर रहा होगा। तो आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की? सारा बेसिकली एजुकेशन सारी कराची से, और MBA किया 2009 में। स्कूलिंग भी यहीं से थी। स्कूल से होते हुए आए, तो अगर स्कूल से शुरू करें तो हमारा सिविल एविएशन स्कूल था, एयरपोर्ट के पास स्कूल था, वहाँ से स्कूलिंग की, आदम जी से इंटर किया। उसके बाद करने के बाद जी MBA हुआ हमारा, BBA और MBA 2009 में CBM से। ओके, नाइस। तो आपने क्या डिसाइड किया था अबाउट योर करियर एंड ऑल? आई थिंक मेरा शुरू से ये एम था कि जी अपना बिजनेस करना है, और आई थिंक दिस इज द रीजन बहुत सारे लोग MBA के लिए भी ऑप्ट करते हैं। बट MBA मेरा मार्केटिंग में था, तो हमेशा से स्किल्स रही, तो ये था कि यार अपना ही काम करते रहे। तो उस वक्त मुझे याद है 2006-07 में भी इवेंट मैनेजमेंट नया थे, तो अभी तो खैर बहुत कॉमन हो गया। एक टाइम था जब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता था कि बेसिकली तो लोग समझते थे कि फंक्शन कराना है बेस, ठीक है ना, आप फंक्शन कराना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फील्ड थी जिसको हम इवेंट मैनेजमेंट कहते थे, राइट। तो आजकल तो ये आपको पता है कि चाहे वो घर के इवेंट्स हैं, चाहे कॉन्फ्रेंसेज हैं, बिजनेस इवेंट्स हैं, तो आप प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। एग्जैक्टली। तो वो उसी तरीके से उस वक्त ये भी काम किया और इवेंट मैनेजमेंट से स्टार्ट लिया था, बहुत सारे बिजनेस भी किए। तो खैर 2009 में MBA किया, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज के लिए काम किया, गवर्नमेंट के साथ काम करने का भी मौका मिला। आपकी फर्स्ट जॉब कहाँ पे थी? मेरी फर्स्ट जॉब थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उनका एक डिपार्टमेंट था पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो हमारा बेसिक मकसद ये था कि जी IT इंडस्ट्री को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आई थिंक अखबार में एक वैकेंसी आई थी, अप्लाई किया और हो गया। तो हमने कहा चलें कुछ अर्सा सरकार के साथ भी काम करके देखते हैं। And that was your first ever This was my first full time job after graduation. साथ साथ तो करते रहे, बट ये पोस्ट स्टडी पहली जॉब थी। एंड देन खैर उसके बाद सिलसिला चला। आई वर्क फॉर ब्रिटिश काउंसिल ऑल्सो, एंड उनके साथ हायर एजुकेशन भी देखी, कुछ अर्से ब्रिटिश एम्बेसी में भी काम किया, ट्रेड में भी काम किया। इंडस्ट्रीज थी, तो कभी आपके माइंड में था कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्ड करना है? आई थिंक इंडस्ट्री से फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है। सो इफ यू आर अ गुड मार्केटियर और यू आर गुड सेल्स पर्सन, राइट, सो यू कैन एक्चुअली फिट इनटू एनी इंडस्ट्री, राइट। आपने सेल्स ही करनी है। आपकी अपनी प्रेफरेंस भी होती है। मेरा रोल सेम रहा। मेरा जो अपना रोल था दैट वाज बेसिकली बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, बिजनेस को लेके जाना, बिजनेस डेवलपमेंट ये लेके चलना। तो आई थिंक वो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो IT हो, चाहे टेक्सटाइल हो, हर एक को सेल्स के लोगों की जरूरत है, हर एक को बिजनेस डेवलपमेंट की जरूरत है, हर एक को मार्केटिंग की जरूरत है। तो वो रोल सेम रहा। ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स बदलते गए, बट आई थिंक जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस बहुत डाइवर्सिफाइड रहा। तो आई एम ग्लैड कि मैंने ये ऑप्ट किया और अपने करियर को खुद ही कार्व आउट किया। ब्रिटिश काउंसिल में व्हाट वाज योर माय बेसिकली जो पोर्टफोलियो था दैट वाज द हायर एजुकेशन एंड स्किल्स, बट द रोल वाज बेसिकली पार्टनरशिप्स थी बिटवीन UK यूनिवर्सिटीज एंड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, स्कॉलरशिप्स थी, अलमनाई रिलेशंस थे, और सारा पोर्टफोलियो जो रिवॉल्व करता था वो हायर एजुकेशन पार्टनरशिप्स के ऊपर था। तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारी कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स होती हैं, और तो उसमें पोर्टफोलियो को बिल्ड करना, बनाना, एक्सपेंड करना, रिलेशनशिप्स देखना, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो एक काफ़ी इंजॉय किया, बहुत ट्रेवल भी किया, घूमा भी, तो मज़ा आया। ऑलराइट। और ब्रिटिश काउंसिल के बाद आपने वहाँ पे कितने साल 3 साल काम किया। सो जनरली 3 साल 3.5 साल से ज़्यादा आई डोंट वर्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मेरा अपना मानना ये कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज फिर आप एक ही काम बार बार कर रहे होते हैं। तो इंडस्ट्री जो है ना वो बदलनी आपको पड़ चाहिए, और ग्रोथ भी उसी में। एक ऑर्गेनाइजेशन एक हद तक आपको ग्रो कर सकती है, और वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। तो वो टेस्ट मैच अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हर बंदे का अपना एक टेम्परामेंट होता है, नॉट सेइंग कि जी क्या सही और क्या गलत है। नो, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस अप्रोच, बिकॉज़ इसी तरह से होता है, इसी तरीके से काम चलता है। बट ये कि देन आई हैव जॉइंड ब्रिटिश एम्बेसी फॉर अ व्हाइल। तो उनका ट्रेड डिवीजन था, तो आई वाज द CEO ऑफ द ब्रिटिश बिजनेस सेंटर। सो वो कंपनी वी रन फॉर अबाउट अ ईयर, बिकॉज उसके अंदर फंडिंग के बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो कंपनी क्लोज डाउन। देन उसके बाद आई स्टार्टेड थिंग्स ऑन माय ओन। सो आई एस्टैब्लिश्ड अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी इन पाकिस्तान, एंड देन वर्क देयर फॉर अ बिट फॉर अराउंड 3 years again, and then worked for quite a few years just as
एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट। और रोल मेरा हमेशा यही रहा कि जी बिजनेस एक्सपेंशन पे, स्ट्रेटजी पे, इंटरनेशनल बिजनेसेस को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें और पाकिस्तानी बिजनेसेस को बाहर लेकर जाएं। ये एक्सपर्टीज यही आता था, तो हमने कहा यही काम करते हैं। तो यहीं से करते करते ये काफी सम अप करके जर्नी बताई, क्योंकि हमेशा मेरा बिजनेस भी रहा, साथ साथ जॉब्स भी की हैं, कंसल्टिंग असाइनमेंट्स भी बहुत की हैं। बस वहाँ से आई ज्वाइन निप्पॉन एक्सप्रेस एज अ कंसल्टेंट इनिशियली, और फिर उसके बाद फुल टाइम लुकिंग आफ्टर देयर ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, बेसिकली द होल कंपनी। ओके, सो आपने कंसल्टेंसी से अब आप वापस से फुल टाइम जॉब में आए, तो उसका क्या रीजन था? क्योंकि आई थिंक अभी तो आप बहुत कंफर्टेबल थे इन योर कंसल्टेंसी एंड ऑल। आई थिंक डिपेंड करता है, क्योंकि ये रोल अच्छा था बिकॉज दे ऑफर्ड मी अ गुड पोजीशन, सीनियर पोजीशन थी, चैलेंजिंग था। असल चीज थी कि जी एक चैलेंज था सामने, क्योंकि कंपनी पाकिस्तान के अंदर नॉट मेनी पीपल नो अबाउट निप्पॉन एक्सप्रेस, जो अभी हम बात भी करेंगे, तो उसको एक्सपैंड करना था उसके ऑपरेशन से। आई थिंक जो मेरा अपना एरिया था, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ था, तो मैंने कहा क्यों ना इस चैलेंज को भी लेके जाएं। और आई थिंक पोस्ट कोविड जरा थोड़ी डायनेमिक्स भी चेंज हो गई थी, तो इसलिए इस पे किया। बट स्टिल ये है कि आई डू वर्क एज अ बिजनेस कोच फॉर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। मैं उनके साथ काम करता हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स का मैं मेंटोर भी हूँ, और हम बहुत सारे स्टार्टअप्स को कोच भी करते हैं। और मैं रिसेंटली भी मैंने काफ़ी ऐसे असाइनमेंट्स किए जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस को पाकिस्तान में कोच किया है, चाहे वो एक छोटा बिजनेस है और चाहे वो एक लार्ज स्केल बिजनेस है। ओह वंडरफुल, गुड टू सी के यू एंजॉय ऑल दिस, एंड आप अपने हिसाब से आपका इंटरेस्ट जहाँ पे होता है आप वो काम जरूर करते हैं, यू डोंट गिव अप ऑन दैट। या आई थिंक इसमें आपकी लर्निंग भी बढ़ती रहती है। डेफिनेटली। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है शेख हम्माद अमजद से, हु इज द डिप्यूटी कंट्री हेड ऑफ निप्पॉन एक्सप्रेस। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, हम्माद से और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है शेख हम्माद अमजद, हु इज द डिप्यूटी कंट्री हेड ऑफ निप्पॉन एक्सप्रेस। सो ऑलराइट हम्माद, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे होगा कि निप्पॉन एक्सप्रेस में आपने एक तो आपको कितने साल हो गए, और आपने कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया? आपका अब तक का सफर कैसा जा रहा है एट निप्पॉन एक्सप्रेस? काफ़ी अच्छा रहा सर। आई थिंक इट्स बीन अराउंड 4 years, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा 4 साल से। आपके बेंचमार्क से 1 साल ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, और ये भी सोचते रहता हूँ कभी कभी कि यार काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल एक्स्ट्रा कैसे दे दिया? आई थिंक उसको मैं अगर देखूँ अपने आप को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि 2 साल कंसल्टेंसी थी, फिर उसके बाद फुल टाइम हो गई, तो फिर भी मैं कहता हूँ यार चलो एक कंपनी में 4 साल हो गए, तो आपने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपना रिकॉर्ड बिल्कुल तोड़ा मैंने इजाफा। और जो निप्पॉन एक्सप्रेस है बेसिकली इसमें सफर अच्छा रहा, और शुरुआत भी ऐसी हुई कि स्टार्ट एक चाय की प्याली पे शुरुआत हुई थी, मुलाकात हुई। निप्पॉन का अपना कुछ काम था। जाहिर है जब इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आती हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, लोगों को इतना जानते नहीं हैं, लैंग्वेज के चैलेंजेस होते हैं, और स्पेशली जापानीज कंपनीज हैं तो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कल्चरल थोड़ा सा बैरियर आता है, फिर मार्केट को समझने में। और जो असल बात ये है कि बहुत सारे मुल्कों के लिए पाकिस्तान कभी कभी प्रायोरिटी भी नहीं होता, तो जाहिर है उसको समझाना, उसको अपने मुल्क को सेल करना एज अ मार्केट तो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसी तरीके से शुरुआत हुई, काम किया। हम पाकिस्तान में बेसिकली यामाहा मोटर बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और हमने तकरीबन पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा जायद जो शहर हैं वो कवर करते हैं। तो बाइक्स कराची में बनती हैं, और उसके बाद सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है निप्पॉन एक्सप्रेस के थ्रू होती है। हमने पाकिस्तान में फुलफिलमेंट सेंटर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, नई कंपनीज हैं जिन्होंने, जैसे आपने देखा होगा कि जी ग्रोसरी घर पर डिलीवर हो जाती है, लेकिन बैक एंड के ऊपर एक कंप्लीट ऑपरेशन होता है। अगर आप देखें तो आप कहते हैं जी 10 मिनट में, आधे घंटे में मुझे चीज़ चाहिए, लेकिन उस 10 मिनट में आप तक पहुंचाने के लिए, या इवन कस्टमर तक ले जाने के लिए, इवन 3 घंटे में भी एक बहुत बड़ा पीछे मैकेनिज्म है जिसको सेटअप करना पड़ता है, राइट? जैसे अभी लिसनर सुन रहे होंगे, रेडियो जाहिर है उन्होंने ट्यून किया और बिल्कुल आवाज आ गई, लेकिन पीछे आपके टेक्नीशियंस भी बैठे हैं, होल प्रोसेस एंड सेटअप। तो इसी तरीके से हमें पूरा सेटअप करना पड़ता है, जो बड़ा टाइम भी मांगता है, एफर्ट भी मांगता है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने पाकिस्तान में किए, कंसल्टिंग्स बहुत की लॉजिस्टिक्स के अंदर। बाकी एक बहुत बड़ा चंक ये है कि ज़ाहिर है जो भी चीज़ आप बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको यकीनन या तो एयरलाइन की ज़रूरत पड़ती है, या वो शिपिंग एजेंसीज के थ्रू बाहर जाता है, राइट? तो उसकी जो भी आमदोरफ्त है उसको देखना और क्लाइंट्स के साथ डील करना, इस तरह के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, और कुछ आगे भी पाइपलाइन में इंशाल्लाह है जो हम करेंगे। और बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टोर्स के साथ काम किया, और आप आई एम श्योर कि आप बहुत सारे कपड़े ऑर्डर करती होंगी ऑनलाइन, तो
उसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है कि आप जो ऑर्डर करें उसी क्वालिटी का और उसी स्टैंडर्ड का जो है वो पहुंच जाए। तो ऐसे कई ब्रांड्स हैं, तो उनके साथ हमने बहुत काम किया पाकिस्तान के अंदर, और अभी तो बेसिकली शुरुआत है बिकॉज एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके चलती है इंटरनेशनल कंपनीज। तो अब आगे आगे देखें कैसे चलते हैं हम। ओके, तो मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं आप लोगों के? मेजर क्लाइंट्स में अगर हम ग्लोबली बात करें तो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर हमें ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। बेसिकली निप्पॉन एक्सप्रेस 1872 में स्टैब्लिश हुई थी, तो ये 150 साल पुरानी कंपनी है। ओके, और हम पाकिस्तान में क्या जापान की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है और दुनिया में टॉप 5 लॉजिस्टिक्स कंपनी में आते हैं। तो निप्पॉन एक्सप्रेस बेसिकली 49 मुल्कों में है और हमारे एम्प्लॉइज तकरीबन 78,000-80,000 से ज़्यादा हैं। और 49 कंट्रीज़ का मतलब होने का मतलब ये कि हमारी 600 से 650 बेसेस हैं जो हमने कवर की हुई हैं डिफरेंट पोर्ट्स पे। तो इट्स अ बिग कंपनी। ग्लोबली हम अमेजोन के साथ भी काम करते हैं। हम कोविड की बहुत सारी जो वैक्सीन आई थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने की है। हम ऑटो सेक्टर में आपके जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ काम करते हैं। यामा का एक मैंने बताया, बाकी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है। फिलीपीन मार्केट हो गई या इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया। सो वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लाइंट्स। हमारी एक स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल में कोल्ड चेन की है, यानी कि जो भी वैक्सीन बेसिकली बनती है उसको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम उस टेम्परेचर पे डिलीवर करना। तो इन सारी चीज़ों के हम काम कर चुके हैं इंटरनेशनली। तो इट्स ग्लोबली अगर देखा जाए तो फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा है, बट पाकिस्तान में हम पिछले 7-8 साल से मौजूद हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इन ग्रेजुअली। पाकिस्तान में आपके कितने क्लाइंट्स हैं ओवरऑल? अगर पाकिस्तान के अंदर हम मेनली जो हमारा रीज़न था एस्टैब्लिशमेंट का वो था यामा मोटर बाइक की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो कोई छोटा टास्क नहीं था, राइट? तो हमने मेनली उनके साथ काम किया। उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, हम ग्रॉस रैप के साथ काम कर चुके हैं, लाम के साथ हमने कुछ काम किया है, ठीक है। ये कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो कि अभी ग्रो कर रहे थे, तो जाहिर है उनके पास फुलफिलमेंट की एक्सपर्टीज नहीं थी, तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रेट में बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास आती हैं। एक हमारा बिजनेस ऐसा भी है कि जिसको हम रिमूवल कहते हैं, यानी कि बहुत सारे जापानीज की मूवमेंट होती है पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में लोग वापस आते हैं, तो उनका पूरा घर अगर मूव करना है, सो दैट इज व्हाट वी डू। तो दैट इज तो इस तरह अगर आप देखे जाए तो एक लंबी लिस्ट है, बट अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। और क्योंकि ये B2B लॉजिस्टिक्स है, यानी कि ये बिजनेस टू बिजनेस काम होता है, तो आम कंज्यूमर के लिए इतनी उसको एग्जैक्टली तो आप लोग नहीं है। तो और आम कंज्यूमर को इस तरह के ब्रांड्स की पता नहीं होता बहुत ज्यादा। तो दिस इज मोर लाइक द बैक एंड वर्क एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपको बात करूं खाड़ी की तो सबको पता होगा, या मैं बात करूं जुनैद जमशेद की, और जो ब्रांड्स लोग कंज्यूमर ओरिएंटेड ब्रांड है, तो हर एक को उनके बारे में पता होगा। बिल्कुल। लेकिन बैक एंड पे जो ब्रांड्स काम कर रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ताकि आप तक वो सर्विस पहुंच जाए, तो उनके एक नाम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। तो आई थिंक यही वजह थी। दूसरा ये था कि जो इंटरनेशनल स्टाफ था वो बहुत ज्यादा उस लिहाज से मार्केट नहीं कर सकता जितना हम कर सकते हैं, बिकॉज वी नो पीपल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को निप्पॉन एक्सप्रेस का पता है और आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन सबको पता चल जाएगा। कुछ चीजें हमारी ऐसी पाइपलाइन में है कि पीपल वुड नो कि अच्छा ये कंपनी है। ओके, ग्रेट, लवली टू हियर दैट। गुड लक विद ऑल योर प्लान्स। थैंक यू। तो बेसिकली अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप लोगों को उसमें कोई सर्टेन कोई क्राइटेरिया नहीं है, यू डिलीवर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स? नहीं, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारी 3-4 सर्विसेज हैं जो हम ऑफर करते हैं, जिसमें हमारी वेयर हाउस मैनेजमेंट है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन एक है, फ्रेट सर्विसेज है। अच्छा, उसके अंदर फिर इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, इसमें कोल्ड चेन है, ठीक है जी। कोल्ड चेन का मतलब ये है कि जो भी चीजें जो टेम्परेचर कंट्रोल है, उसमें आइसक्रीम भी आ जाती है आपकी, उसमें आपकी मेडिसिन भी आ जाती हैं। और हमारी एक स्पेशल सर्विस है जिसमें हम आर्ट एंड जो आर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी मूवमेंट करते हैं। आप बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स के अंदर देखते होंगे स्टैचू होते हैं, राइट? तो उनके लिए आपको बड़ी स्पेशलाइज सर्विस चाहिए होती है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो दुनिया में एक सर्विस ये भी है यूनिक जो हम ऑफर करते हैं, और उसमें अभी रिसेंटली भी हमने कई ऐसी जापान में मूवमेंट्स की जहाँ पे हमने जो है वो इन जितने भी आर्ट के आपके जितने भी स्टैचूज हैं उनको मूव किया। जाहिर है उनका हाथ एक जगह जा रहा है, सर एक जगह जा रहा है, बॉडी एक जगह जा रही है, और वो नाजुक है, अगर आपने कहीं से निकाला है उनको खोद के, तो जाहिर है उनकी कंडीशन क्या है, तो बगैर टूटे सही सलामत में पहुंचाना जो है वो एक हमारी जिम्मेदारी है। और बल्कि एक आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कई जगह ऐसा भी होता है, स्पेशली कोरिया में, कि आपको ऑपरेशन के वक्त
राइट, क्योंकि वहाँ पे ये कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत होती हैं। तो उसी वक्त आपको वो चीज़ पहुँचानी है, उससे पहले वो नहीं पहुँच सकती। जिस वक्त सर्जन ने आपको जो है ना वो आपने लेटे और आप कटे हुए हैं, उसी वक्त वो चीज़ पहुँचेगी और उसी वक्त खुलेगी। तो वो लॉजिस्टिक्स भी हम करते हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि एट दैट टाइम वो चीज़ आप तक पहुँच जाती है, और उससे पहले अगर वो पहुँच जाए या 1 मिनट भी लेट हो तो वो उसका फायदा नहीं है। सो एट द टाइम व्हेन द ऑपरेशन इज बीइंग डन, तो वो डिलीवरीज भी हम अक्सर करते हैं। ओह नाइस, ग्रेट टू सी। आई थिंक ये बातें वैसे इतनी लोग रियलाइज नहीं करते कि इसमें कितना ज़्यादा वर्कलोड रिक्वायर्ड होता है। हम इतना एज अ कस्टमर इतना उसको आइडिया नहीं होता कि दीज आर सच इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल टास्क जो सिर्फ बैक एंड के लोग ही समझ सकते हैं। बिल्कुल, और ये इसके लिए बड़े टेक्निकल लोग आपको चाहिए, राइट। तो मैं पर्सनली आई एम अ बिजनेस गाय, तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ा देखभाल के इसकी कैलकुलेशन करते हैं। वो कहते हैं ना कि वो नोक पलक आपको उसकी संवारनी पड़ती है, क्योंकि ये पीछे पूरा काम है कि जी हम अगर एक चीज को डिलीवर कर रहे हैं एक टाइम पे, तो वो एक स्टेशन से कब पिकअप होगी, कहाँ स्टोर होगी, किस जहाज से जाएगी, कब पहुंचेगी, कौन रिसीव करेगा, तो उसके पीछे एक पूरी साइंस है। तो वो बताएंगे तो लिसनर्स बोर हो जाएंगे। No, that's really amazing. I think that's great information and great insights for all our listeners. तो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है शेख हम्माद अमजद से, हु इज द डेप्यूटी कंट्री हेड ऑफ निप्पॉन एक्सप्रेस। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। कुछ देर में आगे बात को कंटिन्यू करेंगे, हम्माद से और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है शेख हम्माद अमजद, हु इज द डेप्यूटी कंट्री हेड ऑफ निप्पॉन एक्सप्रेस। और राइट हम्माद, निप्पॉन एक्सप्रेस का काम तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि व्हाट इज द कल्चर ऑफ द कंपनी, लाइक इट्स अ जापानीज कंपनी, तो ओवरऑल कल्चर कैसा है? और क्योंकि आपने लोकल कंपनीज में भी काम किया है, तो हाउ इज दिस डिफरेंट? अब सारे तो बड़ा ट्रिकी सवाल है, आपने लोकल कंपनीज की बात कर दी। तो आपको पता है तो होगा दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और मैंने थोड़ा सा ये देखा, मेरा जापानीज के साथ ये एक पहला एक्सपीरियंस था, राइट। तो इस पहले एक्सपीरियंस में जो मैंने ये चीज़ देखी कि जी ऑनेस्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जापानीज जो कमिटमेंट हो जाए एक दफ़ा, वो कमिटमेंट को ऑनर ज़रूर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज आपसे कोई एग्रीमेंट कर लिया है, तो पहले तो ये कि एग्रीमेंट करते हुए मैं 6 महीने सोचूंगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे थिंक ऑन एवरी एस्पेक्ट, राइट। ये दे जस्ट डोंट गो कि बस फटाफट जाओ और एग्रीमेंट साइन कर लो। सो दे विल थिंक, राइट, एंड वंस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट, एंड एग्रीमेंट इज साइन, तो फिर चाहे वो 2 महीने के बाद उस प्रोडक्ट पर नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो, तो मैंने आपसे जो चीज़ कमिट की है वो मैं ऑनर करूंगा। पाकिस्तानी कंपनीज में या लोकल कंपनीज में या किसी और कंपनीज में मैंने ये देखा कि अगर वो छोटा मोटा ऊपर नीचे भी हो जाए तो फिर निगोशिएशन दोबारा शुरू हो जाती हैं, फिर आप आते हैं, सप्लायर मसला करता है। ये बाहर भी कंपनीज में ऐसा होता है कि नहीं यार ये प्राइस बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि जो चीज़ आपके साथ एक दफ़ा अग्री कर ली गई है वो चीज़ आपको उसी टाइम पे वेरी कमिटेड। यस, दे आर वेरी कमिटेड। पेमेंट टर्म्स भी, चाहे पेमेंट आपको कहीं और से आए या ना आए, ये अपनी पेमेंट्स आपको टाइम पे करेंगे जो एज पर कमिटमेंट है। और इंटेग्रिटी मैंने बहुत देखी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर का आई थिंक फर्क होता है। वहाँ पे अगर 9 बजे स्टार्ट है तो 9 बजे स्टार्ट है, क्योंकि वहाँ तो ट्रेनें भी सेकंड्स में आती हैं, राइट, कि अगर 9:10 पे ट्रेन ने आना है तो वो 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे टाइम कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जरा आई थिंक ये हमारे लिए भी लर्निंग थी। यहाँ बड़ा होता है कि अच्छा यार हमने कहीं जो है ना सुबह 10 बजे जाना है, तो हमारा 10 कभी 11 भी हो जाता है। तो यहाँ पे है कि वो 10 ही होगा, और 10 बजे जो बंदा है वो अगर उसने आपको टाइम दिया, ही विल बी देयर, राइट। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैंने उस कल्चर में देखी। तो और काफी हार्ड वर्किंग लोग हैं, मैंने ये देखा कि मेहनत करते हैं, टेक्निकली काफी साउंड हैं, और आई थिंक वो एक डिसिप्लिन जो है ना वो नजर आता है कि यार अगर आधे घंटे का ब्रेक है तो वो यहाँ पे भी अगर कोई नहीं भी देख रहा पाकिस्तान में, तो उसने आधे घंटे का ही ब्रेक लेना है, राइट, और अपनी डेस्क पे लेना है, देन अपने टाइम से आ जाना है और ऑनलाइन रहना है या अवेलेबल रहना है। तो वो डिसिप्लिन आई थिंक, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है, बड़ा ट्रैवल किया, दुनिया में सफर किया, काम भी बहुत सारे लोगों के साथ किया, लेकिन जापानीज तो मैंने देखा कि यार कैसे इतने सारे ब्रांड्स बिल्ड हुए, क्योंकि हमारा शो यही है आपका जो है ब्रांड बोलता है। तो इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो टीवी हो, चाहे वो VCR हो, चाहे गाड़ी हो, वो तमाम के तमाम जापानीज कंपनीज ही हैं, राइट। और चाहे वो आप पियानो बजा रहे हैं तो वो भी जापान का आता है, राइट। तो जापानीज जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, और शुरू से एक क्रेडिबिलिटी रही कि नहीं यार ये जापानीज
चाइनीज ले लो यार, प्रोडक्ट ये चलेगा, तो उसके पीछे क्या साइंस है, तो वो जानने की जब देखा तो वो एक कमिटमेंट है, वो एक क्या कहते हैं डिटर्मिनेशन है, वो हार्डवर्क है, वो डिसिप्लिन है सबसे बड़ी बात, कि नहीं यार हमने एक ऐसी चीज बनानी है और जो वाकई लोग एक लेगेसी छोड़ के जानी है, और ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि जो मतलब हम पता चले लोगों को यार एक प्रोडक्ट बना था, और जब तक हम सेटिस्फाई ना हो जाए खुद, तब तक उसको मार्केट में हम नहीं अवेलेबल करें देने लोगों को इस्तेमाल करने के लिए या बेचने के लिए। तो आई थिंक ये चीज मैंने बहुत देखी यहाँ पर, और सीख रहे हैं, जाहिर है कुछ चीजें हमारे अंदर अच्छी हैं, इससे आपका एक प्रोफेशनल, आपका एक रूटीन बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, यू वर्क लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशनल विद कमिटमेंट एंड विद टाइमलाइंस एंड ऑल, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट लर्निंग। बहुत, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक चीज जो आई थिंक जरूरत है उस पर एम्फसाइज करने की, वो है वो हेल्थ का बड़ा ख्याल रखते हैं, राइट। तो वो मैंने देखा वहाँ एवरेज एज जो है ना, वो आपको पता है 95, 96, 100 तो वहाँ एवरेज है, मतलब अगर किसी से पूछें तो उनके दादा भी जिंदा हैं, और जो है ना वो ज्यादातर, हाँ सब जिंदा है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला उनको और जिंदगी दे। तो आप वहाँ नॉर्मल है ये 90, 95, 98 एज होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि उनका जो, अगर कोई आदमी क्या कहते हैं 45 के अंदर है, तो वो शायद उनका वो 20 साल है, हमारा तो 45 में आके बंदा 60 साल का लगने लगता है, बट वो शायद उनका भी 20s होता है। जनरली दे स्टे फिट, भागते हैं, खाते भी सब कुछ है, बट एक्सरसाइज उसी तरीके से है, रूटीन है, एक डिसिप्लिन है हर चीज के अंदर। तो ये चीज मैंने देखी कि अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो ये मैं रीजन ये बताने का कि हमें भी चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपनी सेहत का। आपने जो भी उनके कल्चर के बारे में बताया, और जो उनके रूटीन एंड लाइफस्टाइल के बारे में, दैट इज समथिंग व्हिच ऑल ऑफ अस शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस। आई थिंक दैट्स ग्रेट लर्निंग। और इसके साथ साथ मुझे बताएं कि निप्पॉन एक्सप्रेस अपनी मार्केटिंग किस तरह से कर रहा होता है, क्योंकि वैसे B2B कंपनी है, डायरेक्ट कस्टमर्स है नहीं, यूजुअली B2B कंपनीज बहुत एक्टिवली मार्केट नहीं करते, बट स्टिल आई थिंक एक ब्रांड प्रोफाइल तो हर कंपनी की होनी चाहिए, which they need to activate at their end। तो उस हिसाब से how well is Nippon Express going about it? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद समझना चाहेंगे और लर्न भी करना चाहेंगे इस चीज के ऊपर। थोड़ा सा चैलेंज हमें ये आता है क्योंकि ये कंज्यूमर ब्रांड नहीं है, राइट, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। दूसरा ये आता है कि ज़ाहिर है अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर को यूज कर रही है, तो वो रिलेशनशिप उनका बहुत सालों का बना आ रहा है। ये इतना आसान नहीं है। आज अगर आपने एक ट्रांसपोर्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप 10 साल की बनी हुई है, वो व्हीकल्स डेडिकेटेडली आपके लिए यूज हो रही है, फैसिलिटी हो रही है, तो आप उसको ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। तो अपनी जगह बनाने के लिए आई थिंक आउटरीच उसी तरह करनी पड़ती है। यू एक्चुअली हैव टू गो आउट, मीट पीपल फेस टू फेस, आपको सोल्यूशंस प्रेजेंट करने पड़ते हैं, वैल्यू एडिशन लाना पड़ता है, कॉस्ट बतानी पड़ती है। आई थिंक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी रीच कितनी है दुनिया भर में, कितनी डेस्टिनेशंस को आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आपने फ्रेट मूव करना है, आपकी स्पेशलिटी क्या है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो उस कंप्लायंस के लिए आपको इंटरनेशनल कंपनीज के साथ राब्ता करना पड़ता है कि हाँ जी, अगर हम अपना प्रोडक्ट आपको देते हैं, आप किन कंप्लायंस के ऊपर करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इजी समझने के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी कोविड की वैक्सीन बनी थी रेमडेसिविर के नाम से। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंजेक्शंस की फॉर्म में होते हैं, जिनको 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर करना होता है, राइट। तो 2 से 5 का मतलब 2 से 5 ही है, वो 5.5 नहीं हो सकता, वो 6 नहीं हो सकता, वो 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसकी कंप्लायंस, उसका क्वालिटी कंट्रोल, आई थिंक ये हमारे सेलिंग पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से हमें इंडस्ट्रीज में जाके अपना सोल्यूशन पिच करना पड़ता है। और आई थिंक जब हम थोड़ा नजरिया बदलें अपना और देखें जरा कंज्यूमर से हटके, तो ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें लोग खुद ही ढूंढ रहे होते हैं, और वंस आप थोड़ा सा अपने क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश कर लें, तो लोग और ब्रांड्स आपके पास, कंपनीज खुद आती हैं कि यार व्हाई डोंट यू मैनेज आवर बैक एंड ऑपरेशंस, क्योंकि बैक एंड ऑपरेशंस के बगैर कोई भी कंपनी नहीं चल सकती। Alright, चलो, that's great to hear. So listeners, हमारी बात हो रही है शेख हम्माद अमजद से, who's the Deputy Country Head of Nippon Express। कुछ देर में आगे बात को कंटिन्यू करेंगे, हम्माद से और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है शेख हम्माद अमजद, who's the Deputy Country Head of Nippon Express। Alright हम्माद,
हमने निपॉन एक्सप्रेस के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली हैं. आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा. एंड फाइनली दे वुड बी well aware of this company as well, which is a great Japanese company and great insights shared by you. Next सवाल मेरा आपसे ये होगा कि apart from work, what keeps you busy? और क्या-क्या extra curriculars हैं और क्या-क्या मसरूफियात हैं आपकी? I think work से हट के जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने थोड़ी सी रियलाइज़ की हुई है कि यार शायद इवन पाकिस्तान में अपने शहर कराची में सारे लोगों को सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो क्यों ना थोड़ा सा शेयर किए जाए लोगों के साथ. तो थोड़ी एक्सपर्टीज़ रही अपने बिजनेसेस की कुछ पास्ट में और अपनी बहुत सारी कंसल्टिंग असाइनमेंट्स की, जैसे मैंने शुरू में बताया. तो अब कोशिश ये होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके और डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ मैं एज ए मेंटोर एसोसिएटेड हूँ और बहुत सारे स्टार्टअप्स को कोच भी करते हैं, उनको सिखाते भी हैं. चाहे वो एक छोटा कारोबार है जिसने शायद टायर का स्टॉल लगाया हुआ है, चाहे वो एक अभी अच्छी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है जो ज़बरदस्त कोई आइडिया लेकर आ रहा है और उसने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, या कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है जो अपने कुछ साल गुजार चुका है. तो वो कैसे बिजनेस को बेहतर कर सकता है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बेहतर कर सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, अपने आइडिया को पेपर से उठा के उसको एक जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकलिटी की तरफ से अमली जामा कैसे पहना सकता है. तो ये बड़ी चीजें जरूरी होती हैं. तो ये बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज मेरी चलती रहती हैं. बट हाउ डू यू मेक टाइम फॉर ऑल दिस? दिस सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ वर्क. या बट आई थिंक टाइम मिल जाता है क्योंकि उसकी बात ये है कि आपके पास शाम में बहुत टाइम होता है एंड देन तो और ये कोई डेली एक्टिविटीज नहीं होती. बीच बीच में ऐसी एक्टिविटीज आती हैं तो आप थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं. वीकेंड्स हैं आपके पास, सैटरडे संडे जनरली ऑफ होता है, तो थोड़ा थोड़ा सोसाइटी को मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बाकी लोगों को भी अब वापस दें जो चीज़ आपने गेन की है, और शायद कोई लोग हमारे सुनने वाले भी कुछ चीज़ इससे सीख सकें और अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकें. तो कौन से इंक्यूबेटर्स में? कराची का नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची हो गया, NIC NED में बेस्ड है, बल्कि मैं लिसनर्स को बताऊंगा जरूर जाएं. एक्सीलेंट फैसिलिटी है, अमेजिंग वहाँ पे कल्चर, वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे काम हो रहा होता है, बहुत सुना है उसके बारे में. बहुत जबरदस्त. हैदराबाद का नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है और हैदराबाद में जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाई है. वहाँ पे हमारे दोस्त असफर हैं और शायद वो सुन रहे हो, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं. और उसके अलावा जो है उनकी पूरी टीम है वहाँ पे हमारे साथ NIC के अंदर हैदराबाद में, और कामरान भाई हैं हमारे, जिन्होंने बड़ा मेहनत की वहाँ पे, और उनका ताल्लुक भी बहुत सारे हमारे दोस्तों का हैदराबाद से है. तो बेसिकली मकसद ये था कि सिंध में जो है ना वो बाकी जो एरियाज हैं उनके लोगों के लिए भी एक फैसिलिटी हो. तो क्योंकि टंडो जाम हमारे एक एरिया में एग्रीकल्चर पे बड़ा काम होता है, तो उसके अलावा NIC की आपने बात की तो कोयटा के साथ भी काफ़ी काम किया, बलूचिस्तान में भी जाके. तो NIC के साथ एक काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है. और तो ये मेन इंक्यूबेशन सेंटर है. बाकी CBM से क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, उनका अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर है, उनके साथ काफ़ी ट्रेनिंग्स की हैं. और बट आपका फोकस स्टार्टर्स पे ज़्यादा होता है? मेरा ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के ऊपर ज़्यादा एरियाज हैं. वैसे तो मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी बहुत कराई हैं पहले से, कुछ ब्रांड्स के साथ भी काम किया है. ट्रेनिंग्स ऑन व्हाट? सेल्स के ऊपर, टीम वर्क है, टीम बिल्डिंग है, इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं. सो ये मेरा जो है ना आई थिंक रूटीन रहा है. So that's great. So you more like an advocate of all these things. नहीं बिल्कुल, आई थिंक यही बात बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और आई थिंक मैसेज भी है लिसनर्स के लिए कि वो जो है अपने मतलब आप सब कुछ करें अपनी लाइफ में. और मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि मेहनत जो है ना वो आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती. आपकी कोई भी स्किल जो आपने एक्वायर की थी, चाहे वो बचपन में आपको कंप्यूटर ही क्यों नहीं ठीक करना आता था, राइट, और वो सब स्किल्स आपकी काम आती हैं आगे जिंदगी में. तो किसी भी स्किल्स को छोड़े ना, जो भी छोटी स्किल है चाहे वो बड़ी स्किल है, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशंस हैं, आपका बातचीत का तरीक़ेकार है, आप कोई चीज़ बेहतर तरीके से देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आपकी तमाम स्किल्स को एक्वायर करें. लेकिन ये है कि जैसे आपने बात की कि यस वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और आप ये ज़रूर कोशिश करें कि जी जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो वापस आगे भी लोगों को सिखाएं ताकि उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो, ना कि सिर्फ आपके लिए. ऑलराइट हमाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन ब्रांड बोलता है. अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला, उसका बहुत शुक्रिया. एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज के एपिसोड से, तो थैंक्स वंस अगेन. ऑलराइट लिसनर्स, तो आज की आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी? अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन अपना कराची FM 107 के सोशल मीडिया पेजेस पर. यू कैन गो टू आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज, और उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं अबाउट टुडेज एपिसोड. और अगर आपको लगता है कि हमें इस शो में कुछ और क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए या जो भी आपका ओवरऑल फीडबैक है, प्लीज फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक विद अस. इसके साथ साथ मी सारा हसनैन, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ब्रांड बोलता है. सुनते रहिए अपना कराची FM
107 कराची की आवाज।